होता है इससे। और और अकेले अकेले का ये सवाल भी नहीं है ये, क्योंकि मेरी समस्या, जो मेरी प्रॉब्लम है वो अकेले की है। और सॉल्यूशन जो है वो हम सभी के साथ मिलके बनता है। तभी जब बिल सोबर हुए तब फाउंडेशन डे नहीं बनाया, लेकिन जब दूसरा एक और मेंबर डॉक्टर बॉब सोबर हुए 10 जून 1935 को, तब ये फाउंडेशन डे बनाया गया। तब हमारी संस्था का फाउंडेशन हुआ। तो ये है क्या फाउंडेशन? एल्कोहलिक्स एनोनिमस है क्या? वो ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जिनको शराब से समस्या है। वो यहाँ आते हैं और आके हमारी समस्या का समाधान मिलता है। और हमारा प्राइमरी पर्पस है कि हमको एक तो खुद को सोबर रहना है और दूसरे अल्कोहलिक्स की मदद करनी है, दूसरों को सोबर रखना है। और इसके जो को फाउंडर्स हैं, ये हमारे डॉक्टर बॉब, जब सोबर हुए थे उससे पहले बिल डब्ल्यू, जो एक्रोन गए थे डॉक्टर बॉब के पास। और वो न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर थे। और वो दोनों ही शराब से पीड़ित थे, दोनों ही शराब से तकलीफ है, दोनों ही होपलेस कंडीशन ऑफ स्टेट और माइंड ऑफ बॉडी में थे। दोनों के अलग अलग रॉक बॉटम हिट हुए थे, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थिति में थे, परिस्थिति में थे। तो अभी आज हमारा टॉपिक जो है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री तो वैसे तो जब से शराब बनी है तब से एल्कोहलिक्स एनोनिमस, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने जो हमको दिए हैं, ये बिल और बॉब के रूप में फेलोशिप जब बनी है, उससे पहले से ही, काफी सालों से पहले से ही वो प्रयास चालू थे। और उसके साथ में कई कई, मतलब जब बिल और बॉब पैदा हुए उससे पहले से प्रयास चालू थे, और बिल और बॉब के पैदा होने के बाद या उससे थोड़े पहले से भी कुछ कनेक्शन और ईश्वर ने डाल के दिए, जो हम आगे इसमें देखेंगे कि ये कैसे, जो कहते हैं ना, मिस्टीरियस वे से काम करता है फेलोशिप। कैसे मिस्टीरियस वे से ये फेलोशिप बनी। और ये ए जो चल रहा है, ए की रिकवरी रेट दोस्तों काफी कम है। तो सेम मैं आज अपने अंदर भी वही अनुभव करता हूँ। मुझे 3 साल हुए हैं सोब्राइटी में। तो 3 साल जो मेरे हुए हैं, और मैं अपने आप को ए फेलोशिप से कंपेयर करता हूँ एज अ होल। हम दोनों सेम ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये पहले हम बिल की बात करेंगे। बिल का जन्म हुआ था ईस्ट डोरसेट में, जो कि न्यूयॉर्क के वेस्ट, सॉरी, ईस्ट नॉर्थ पार्ट में है। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मतलब पेरेंटल जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसको, उनका एक वो बार था, रेस्टोरेंट के, मतलब उनके घर के पीछे बार था। वहाँ पे ना November 26, 1895 उसके पीछे कमरे में हुआ था उनका बर्थ। और बर्थ हो गया था। लेकिन उनकी मदर एमिली, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, जो कि बहुत ही बड़े परिवार के घराने से थी, और उनके परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोग हाई एजुकेशन वाले थे। और उनके जो फादर थे, बिल के फादर, गिलमैन गिलमैन बैरोस विल्सन, वो जो थे वो माइनिंग माइनिंग पे काम करते थे, खदानों में, पत्थर के खदानों में काम करते थे। संगमरमर, ग्रेनाइट और बाकी जो पत्थर निकलते हैं वहां से काट के, उसको तराश के निकाल के जो बिल्डर्स को देते हैं, उस समय की बात थे ना, तब वो यही काम करते थे। और वो स्वभाव से थोड़े अक्खड़ थे, लेकिन एक अच्छे स्टोरी टेलर थे। स्टोरी टेलर मतलब किसी भी रूप को बड़े अच्छे से प्रस्तुत करना, बड़े बड़े अपने कहानी के रूप में बताना। जो मैं देखता हूँ कि वही जीन्स बिल में भी आई है। किस हिसाब से उन्होंने इतनी लिटरेचर लिखे, इतनी लेटर राइटिंग लिखी। एल्कोहलिक्स को जो उन्होंने ग्रेप वाइन में, जो हमारे पोस्ट बॉक्स नंबर 459 में जो भी लेटर्स आते हैं बिल के, उसका जो कलेक्शन है, यदि हम वो देख लें, तो ये उनके जो फादर का जो स्टोरी टेलर का जो तरीका है वही बिल में भी दिखता है। लेकिन दोस्तों, जब उनकी मदर और फादर सेपरेट हो गए थे, और उनकी मदर को पढ़ने फ्लोरिडा चले गई थी, उनके फादर कनाडा में चले गए थे। और उसके बाद उसके फादर ने पहले शादी कर ली दूसरी। और उनकी बिल की मदर ने काफी समय बाद, जब बिल और डोरोथी उनकी सिस्टर सेट हो गए थे, तब उनकी मदर ने शादी करी थी, रीमैरिज। लेकिन जो वो तो बच्चे थे ना, बचपन में उनके लेटर राइटिंग मैंने पढ़े हैं यार, पास इट ऑन किताब में मैंने पढ़े हैं उनके लेटर राइटिंग। तो इतने अपनी मम्मी को याद करते थे, अपनी सिस्टर को याद रखते करते थे। सिस्टर कैसी है, डोरोथी कैसी है, क्या उसने वो कर लिया। मम्मी, अभी मैं बड़ा हो रहा हूँ, मम्मी अभी मैं क्लास में ऐसे लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सारी चीजें लेटर राइटिंग करते थे अपनी मम्मी को। और उनका काफी हर लेटर में लास्ट में ये रहता था, मम्मी हम साथ कब रहेंगे। तो यार इस चीज से मुझे भी काफी कनेक्शन बैठा है। मेरे
फंक्शनल फैमिली रह चुकी है। और जब मैंने अभी हाल फिलहाल में पासी टाउन का चैप्टर 1 और 2 जब पढ़ा, उसमें मुझे कनेक्शन बैठा कि यार मैं भी तो बचपन में कितने झगड़े देखता था माँ बाप के। मुझे भी कई बार ख्याल आता था कि यार वो सामने वाले घर में जो अंकल आंटी रहते हैं, यार मैं उनका बच्चा होना चाहिए था। मैं कहाँ इस घर में पैदा हो गया। यहाँ तो झगड़े होते हैं, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे समझता नहीं। मैं बाथरूम में जाके रोता था कभी कभी। तो मैंने जब वो चीज पढ़ी कि उसका डिवोर्स हो गया था मदर फादर का, उसके दिल पे क्या बीती होगी। तो वो मेरे भी वो चीज आ गई थी। और बिल, जब उसकी मदर चले गई, फादर चले गए, तो बिल अपने नाना के पास रहने लगे। जो नाना जो थे उनके सेकंड फादर थे, जो जो एक गार्डनर फैट ग्रिफिथ। तो बिल का जो नाम हमने पढ़ा शुरू में, देखो दोस्तों, बिल का जो शुरू में पढ़ा विलियम ग्रिफिथ विल्सन। तो ये जो ग्रिफिथ है, ये इसके नाना के नाम पे उन्होंने लिया है, गार्डनर ग्रिफिथ, जो कि लकड़ी का कारोबार करते थे। और वो भी काफी स्ट्रिक्ट थे अपने घर के मामले में। तो बिल वहां पे रहते थे। और बिल से वो काफी एक्सपेक्टेशंस थी उनकी बिल से। और उनको पता था बिल काफी स्मार्ट बॉय है, बहुत ही होनहार बच्चा है। और बिल ने उनकी हर चीज को पूरी फुलफिल भी किया। उसने एक ये जो अपना यहाँ पे जो बनाया है अभी, बूमरैंग, ये बूमरैंग मांगा था बिल ने अपने नाना से। कि उनके नाना ने बताया ऑस्ट्रेलिया में बूमरैंग होता है, ऐसा होता है, वो होता है, जैसे हमारे मोगली, हम लोग बचपन में सीरियल देखते थे। तो बिल ने यार अपना जो पर बेड है, बेड का जो साइड में जो एक्स्ट्रा लकड़ी ये रहता है, वो पलंग का जो साइड में, वो पलंग का लकड़ी आरी से काट के उसका ये सेम ये बूमरैंग बना दिया बिल ने। तो बिल होशियार था। और फिर अपनी मम्मी को लेटर लिखता था। अब देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें बिल के जब नाना ने उसको बड़े स्कूल में भर्ती कराया, वो बड़े स्कूल में भर्ती तो हो गया, और वहां से 3-4 किलोमीटर वो एक छोटी ट्रेन चलती थी, धीरे धीरे टुक 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 टुक। वो ट्रेन में जाते नहीं थे, वो पैदल चलते थे और आगे निकल जाते थे। उनकी हाइट बचपन से लंबी थी। यहाँ पे भी देखिए, ये ऊपर, यहाँ पे बिल खड़े हैं ऊपर, सबसे ऊपर। और ये जो नीचे है उनका जो दोस्त है एबी थ्रेचर, वो एबी थ्रेचर यहाँ साइड में खड़ा है, वो उनकी क्लास में था, जो हम बोलते हैं एबी थ्रेचर उसके बचपन का दोस्त है। और इसमें एक और लड़की की फोटो दिखाई है, बारथा, जो बिल की गर्लफ्रेंड बनी थी यार पहली। अभी बारथा जो गर्लफ्रेंड बनी है, वो इस फोटो में आपको दिखेगी साफ। कि बिल जब बड़े हो रहे थे, लड़कपन में आ रहे थे, उसके बाद उनकी जो गर्लफ्रेंड जो बनी थी, वो काफी कम समय के लिए उनके साथ रही थी, बहुत कम समय के लिए, एक क्लास भी पूरी नहीं हुई थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी। और उनके प्रिंसिपल ने जब अनाउंस किया था असेंबली में कि बारथा गॉट एक्सपायर्ड, तो बिल को दूसरी बार बड़ा झटका लगा था। पहली बार कब लगा था, जब उनके मदर फादर चले गए थे। दूसरी बार कब लगा था, जब उनकी गर्लफ्रेंड एक्सपायर हो गई थी। तो बिल और बहुत डिप्रेशन में आ गए थे, सदमे में चले गए थे। अपनी बातें किसी से कर नहीं पाते थे। मम्मी को लेटर लिखते थे, लेकिन किससे करे वो बात। तो वो लोनलीनेस फैक्टर जो था बिल के अंदर काफी डेवलप हो रहा था। फिर जब बिल बड़े हुए, तो मेरे अंदर भी, जब मैं कॉलेज में जा रहा था, तो मेरे अंदर भी नई उमंगें, नई, कि भाई सपने, मैं निकला हूं बाहर, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, अब पूरी दुनिया मेरी है। तो बिल के अंदर भी यही विचार आ रहे थे। वो एक वेटरन ऑफ द फॉरेन वार्स, बाहर जाके वो युद्धों का अनुभव लिया उन्होंने, हालांकि उनके एरा में और उनके जो पोजीशंस थी वहां पे ज्यादा युद्ध नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला उसमें। और जब वो युद्ध करते करते आगे जा रहे थे, यूरोप में थे, और वहां से जब वो उस युद्ध खत्म होने के बाद जो वहां पे जो दो विडो लेडीज थी, वो विडो लेडीज उसको, उन मतलब जो भी वेटरन्स थे, उन सबको घर पे बुला के पार्टी देती थी जाने से पहले। तो ये देखिए, ये वो जो पार्टी हुई थी, उसमें बिल ने पहली बार अपने आप को सोशली फील किया था। क्योंकि वो तो नाना के साथ रहते थे, वहां सब एक आइसोलेशन में रहते थे, कोई फैमिली वो नहीं थी उनकी। बाकी फिर सीधे फौज में चले गए थे। फौज में तो वैसी सिविल लाइफ होती नहीं है। लेकिन जब वो इस पार्टी में गए, तो पहली बार उन्होंने सोसाइटी देखी। पहली बार उन्होंने वो बटलर देखा, जो हाथ में ट्रे में, हाथ में ग्लव्स पहन के वो उनको सर्व कर रहा है। और उसी समय उनको ब्रोंक्स कॉकटेल दी गई। तो उन्होंने बोला कि चलो ले लेता हूँ थोड़ा, है ना। थोड़ा लिया, फिर तो चलो थोड़ा और ले लेता हूँ।
लिया, फिर थोड़ा और ले लेता हूँ, लिया। लेने के बाद उनको तो लगा मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। वो बिल जो गुमसुम रहता था, चुप रहता था, वो एकदम हवा में उड़ने लग गया। सोमेश का भी वही हाल हुआ था दोस्तों, जब मैंने मिलेनियम पार्टी में दारू पी थी 2000 में, और मैं भी हवा में उड़ने लगा था यार। कितनी अच्छी चीज है, ये लोग फालतू में बदनाम करते हैं इसको। फिर बिल की जो शादी हो गई थी, और बिल की शादी क्या हुई थी, प्रीपोन्ड हो गई थी। फेब्रवरी में शादी थी उनकी, तो 1918 फेब्रवरी में शादी थी। लेकिन उनको मैसेज आया कि आपको वार में जाना पड़ सकता है, तो प्रीपोन्ड करके उन्होंने जनवरी में मैरिज कर ली। मेरी भी शादी जनवरी में, मतलब बाद में होने वाली थी, लेकिन मेरी भी शादी नवंबर में हो गई थी। फरवरी में होने वाली थी, लेकिन नवंबर में कर दी थी। तुरंत 10 दिन के अंदर चलो शादी करो। दिवाली पे मैं छुट्टी लेके घर गया था 4 दिन की, और वो 10वें दिन तो मेरी शादी हो गई। सेम बिल की भी स्टोरी, तो आइडेंटिफिकेशन मुझे मिलती है बिल की स्टोरी से। और जो लुइस थी, उसको बिल के दोस्तों ने बोला था कि भाभी, ये बहुत शराब पीता है, हम इसको कंधे पे उठा के लाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना। तो बिल की वाइफ ने, ये देखो नीचे लाइन में लिखा है मैंने, लिविंग विद मी वुड बी सच एन इंस्पिरेशन, आई वॉज श्योर ही वुड नॉट नीड अल्कोहल। मेरे साथ रह के मैं उसको इतना प्यार दूंगी कि वो शराब दूर हो जाएगी उसकी, वो शराब से दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, होनी कुछ और होनी थी, होनी को कुछ और मंजूर था। 1918 की ये कहानी शुरुआत जो हुई थी, वो 1935 तक टेरिबल, सॉरी 34 एंड तक हॉरिबल टेरिबल बन गई थी, है ना, होपलेस की स्टेट में आ गया था वो। और फिर वो जब वापस युद्ध से आया, तो आते ही वो अपने घर नहीं गया, नाना के घर नहीं गया, वो अपनी वाइफ के पेरेंट्स के घर गया, वहां पे उतरा वो, वहीं पे लैंड किया, और वहीं पे रहने लगा। और उसके पेरेंट्स, जो उसकी वाइफ, उसके लुइस के जो पेरेंट्स थे, वो डॉक्टर थे। और लुइस की जो मदर थी, वो टीचर थी। मेरी भी सासू माँ टीचर थी, मेरे भी ससुर जी इंजीनियर थे। तो यहाँ पे भी एक कनेक्शन जुड़ गया। मेरी वाइफ भी, जिसकी, बिल की वाइफ तो सबसे बड़ी थी घर पे, बाकी सब उनके भाई बहन छोटे थे। लेकिन मेरी वाइफ भी घर पे बड़ी जैसी रहती थी। और इसकी, बिल की जो वाइफ थी, वो अपने घर में एकदम राजकुमारी जैसे रहती थी। बिल की वाइफ ने, लुइस ने, एक अपनी कहानी में लिखा है कि मैं सबसे ज्यादा, अपने बचपने में से लेके अपने शादी से पहले के समय तक सबसे ज्यादा खुश थी मैं, क्योंकि उसको हर तरह की छुट्टी थी। उसका घर एक आध्यात्मिक घर था उसका, उसके वहां पे कुछ ना ही नहीं होता था, सब हाँ हाँ में ही आंसर आते थे। मेरी वाइफ का भी बिल्कुल सात्विक परिवार था, एकदम सीधा साधा परिवार था। और अच्छे खासे वो रहते थे यार, मुझे भी जाके बड़ा अट्रैक्शन आया था उनके घर पे जाके। मैं अपने घर को तो वैसे ही बचपन से परेशान रहता था, वहां जाके अट्रैक्शन आ गया था। अब बिल और उसकी वाइफ भ्रमण करने निकलते थे। पहले तो एडवेंचरस ट्रिप पे निकलते थे वो, बाद में लुइस की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि यार वो तो पिएगा, पी के फिर गिरेगा, कौन संभालेगा उसे। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई, बिल में डेयरिंग बहुत थी, बहुत डेयरिंग थी। वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट था। वो किसी भी कंपनी में जाके उसके शेयर प्राइस के लिए बात करके आता था। और उस जमाने की बड़ी बड़ी कंपनियां, जी इलेक्ट्रिकल्स, वो उस समय क्या करने वाली है, वो क्या प्लान है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसका शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, वो अपनी रिपोर्ट देता था दोस्तों। और वॉल स्ट्रीट, फाइनेंशियल स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड, वो वो वैसे ही भाव बढ़ते थे उसके हिसाब से। उसकी रिपोर्ट बहुत मानी जाने लगी, वो बहुत पैसे भी कमाने लग गया। लेकिन इस बीच में उसकी शराब भी बढ़ने लगी। मेरी भी ऐसी हालत हुई थी, मैं भी बॉम्बे चला गया था, अपने इंडिया की फाइनेंशियल सिटी। वहां पे मेरी भी शराब बढ़ रही थी, और मुझे लगता था मैं बहुत काम कर रहा हूँ यार, पैसे तो आ रहे हैं, घर परिवार चला रहा हूँ, क्या मुझे जिंदगी के दो घूंट पीने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिल को जब बिल ने देखा कि उसका जो गोल्फ का जो सपना था, कि वहां पे जो गोल्फ का सबसे बड़ा प्लेयर था, उससे अच्छा गोल्फ खेलना है मुझे, और वो गोल्फ खेलने बाद में इसलिए जाने लगा क्योंकि वहां शराब पीने की आजादी थी। रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन पी सकते थे। वे सेम मेरा भी वही हाल था यार। मैं भी एमबीए भी करा मैंने, जैसे इसने लॉ की डिग्री करी थी, मैंने भी एमबीए करा। मुझे भी फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने बंद कर दिया फुटबॉल। मैं फिर वो नहीं खेल सकता पी के ना, मुझे पसंद नहीं था वो खेलना। तो सेम बिल के साथ हुआ था। और जो आर्मिस्टिक डे था, जब वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, 11 नवंबर 11:11 पे, जब वर्ल्ड वार खत्म होने का वो हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, तो पूरी दुनिया में शराब ही शराब चल रही थी। और बिल ने उस समय बोल दिया था कि मैं नहीं पीऊंगा, वाइफ को भी बोल दिया था नहीं पीऊंगा। यार वो बस में जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उसके साथ में एक और यात्री बैठा था।
वो बात करते गए, दोनों ने बस बदली। बस बदल के वो कहाँ से कहाँ ठेके पे चला गया और पीने लग गया। और पी के उसकी हालत ऐसी हो गई, वो मतलब बिल्कुल ही जैसे वो मैं आप कई बार इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे कि यार नहीं जाना था, नहीं पीना था, फिर भी पी ली, और पीने के बाद जो दुर्गति हुई वो मैं जानता हूँ या आप जानते हो जो बिल की हुई होगी उस समय। और यार वो ऐसा समय था कि अब बिल अपनी शराब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने बोल दिया था, आई कुड नॉट स्टॉप एंड आई न्यू दैट, मैं रुक नहीं सकता, और मुझे ये पता था। और उस समय यार वो कुछ पैसे भी नहीं थे उसके पास, तकलीफों में आ गया था। आखिरी के जो साल उसका जो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 6, 7, 8 बिल की स्टोरी में, वो यही तो बोलता है। उसका जो रॉक बॉटम हिट हो रहा था, बार बार पी रहा था, बार बार पी रहा था। उसकी वाइफ नौकरी कर रही थी ब्रुकलैंड ये डिपार्टमेंटल स्टोर में। कहाँ उसकी वाइफ को एक राजकुमारी जैसे रखा गया था, कहाँ वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रही थी। और बिल, अब मेरी जिन कहाँ छुपी हुई थी, तकिए के पीछे रखी थी, कहाँ रखी थी, टेबल वो बाथ टब में पीना है मुझे, वहां पीना है। लेकिन दोस्तों, रहस्यमय तरीके जो मैंने शुरू में बताया था कि बिल के पैदा होने से पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। ये कार्रवाई शुरू हुई थी कार्ल गुस्ताव जंग, जो स्विस साइकेट्रिस्ट थे। 1875 से 1961 तक उनका टेन्योर था अपने प्लेनेट पे। तो ईश्वर ने उनको एक माध्यम बना के भेजा था। और वो भी एक, जैसे मैं 11th स्टेप की प्रार्थना बोलता हूँ, लॉर्ड मेक मी चैनल ऑफ दाई पीस, तो ही इज द पार्ट ऑफ दैट चैनल। उनको फिक्स किया हुआ था कि एक काम के लिए उनके पास ये रोलिंग हैजार्ड आए थे। और रोलिंग हैजार्ड बड़े परेशान थे। वो अमेरिका के उस समय के अंबानी अडानी थे। और वो बहुत परेशान थे कि उससे शराब नहीं छूट रही, तो किसी ने बोला कि कार्ल जंग के पास जाओ। कार्ल जंग ने उनको बताया कि आपका एक ही सॉल्यूशन है भैया, या तो आप हथकड़ी बांध लो अपने हाथ पैर में या बॉडीगार्ड रख लो, नहीं तो नहीं बच पाओगे। वो एक साल रह के गया, वापिस दारू पी लिया उसने और वापिस आ गया। फिर बोलता भाई मुझे नहीं बचा, मैं क्या करूं। तब कार्ल जंग ने बोला आप स्पिरिचुअल रास्ता ढूंढो। यहाँ से हमारे एक स्पिरिचुअल जो सॉल्यूशन है उसकी नींव रखी गई थी कार्ल जंग साहब द्वारा। वो सॉल्यूशन मिला कि हाँ एक सॉल्यूशन तो है। और वो फिर वापस गया, वहां पे जाके उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप ज्वाइन किया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जो बताया गया वो उसने फॉलो किए, और वो सोबर होने लग गया। बट ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये भी था कि आप सोबर होते हो तो लास्ट स्टेप आपका ये है कि आप दूसरे दूसरे मेंबर को भी लेकर आओ और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जोड़ो। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जोड़ो मतलब क्रिश्चियनिटी से जोड़ो। तो रोलिंग हैजार्ड आगे कैबरा ग्रीव्स को जोड़ा, कैबरा ग्रीव्स से एबी थ्रेचर को जोड़ा। एबी थ्रेचर भी बहुत बड़े रईस, जो मैंने आपको बताया था बिल के बचपन का दोस्त था, बहुत रईस आदमी था वो। बिल और एबी थ्रेचर ने हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में दारू पी थी। और वो एक बार वो अपनी दीवार पेंट कर रहा था, दीवार पे कबूतर आ गए या कुछ पक्षी आ गए, बीट कर रहे थे। वो गोलियां चला रहा है उन पे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, ओपन एयर फायरिंग। उसको जेल में ले गए, वो जो केस हो गया उस पे। जज ने बोला भाई क्या करना है तेरा। तब जाके ये रोलिंग हैजार्ड और कैबरा ग्रीव्स आए, बोले कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे, हम इसको सही रखेंगे। तब ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप लेके गए, और वहां पे जाके एबी भी सोबर हो गया। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप बेसिकली है क्या, यदि मैं देखूं तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो फ्रैंक बुचमैन द्वारा इनिशिएट किया था। क्योंकि फ्रैंक बुचमैन अपने आप में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल आदमी था, लेकिन वो भी परेशान रहता था। तब उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप बनाया। वहां पे उसने जो चार हमारे एब्सोल्यूट्स हैं उनको यूज किया। ऑनेस्टी, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? प्योरिटी, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? अनसेल्फिशनेस, हाउ विल दिस अफेक्ट द अदर्स फेलो? लव, इज इट अगली और इज इट ब्यूटीफुल? ये चार एब्सोल्यूट्स को उसने ध्यान में रखते हुए 6 स्टेप्स बनाए थे, जिसमें अमेंड्स भी थे, एडमिट करना था, माफी मांगना था, कन्फेस करना था, और लास्ट में एक और मेंबर को ऐड करना था। तो वहां पे जाके एबी सोबर हुआ। एबी जब 6 महीने का सोबर था, तब वो बिल के घर आया। कौन से घर? जहां बिल अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल में रहता था, उसी घर में आया एबी। और दोनों किचन में बैठे यार, किचन में आमने सामने बैठे। एबी बिल बड़ा खुश हुआ, ये हमने पढ़ा है बिल की स्टोरी में, है ना, देखो नीचे लिखा भी है मैंने, ए बिग बुक पेज नंबर 12। ये पेज नंबर 12 पे लिखा है इसने कि भैया तुम सोबर क्यों नहीं हो पा रहे। बहुत लंबी चर्चा हुई थी उनके बीच में भगवान को लेके। फिर बाद में अभी ने लास्ट में जाते जाते बोला भाई ऐसा है
तुझे नहीं मानना मत मान, तुझे क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं है मत मर, लेकिन तुम अपने कॉन्सेप्शन का गॉड क्यों नहीं रखते हो? जब उसने ये बात बोली, व्हाई डोंट यू चूज योर ओन कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, तो हमारी बिग बुक पे लिखा है, जैसे कि वो बिल काफी सालों से ठिठुर रहा है बर्फ बर्फ के एक इंटेलेक्चुअल माउंटेन के अंदर खड़ा होके, धीरे से कहीं से सनलाइट आई और उसकी ठिठुरन कम हुई। उसी समय बिल को भी ऐसा महसूस हुआ था। और सेम फीलिंग मेरे को हुई थी जब मैं हॉस्पिटल में डिटॉक्सिकेशन के लिए बार बार जा रहा था। दूसरी बार मुझे एक बिग बुक वाला भाई आया, उसने बिग बुक पढ़ाई मुझे। सबसे पहले मेरे पास लिटरेचर आया था, बाद में मैं ग्रुप में जुड़ा था, मीटिंगों से जुड़ा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी कृपा थी मेरे पे। वहां पे भाई हॉस्पिटल में मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने जब ये लाइन पढ़ी, इट मेल्टेड आइस इंटेलेक्चुअल माउंटेन, तब मेरे भी वो पिघला, क्योंकि मेरे अंदर बहुत रिजेंटमेंट थे भगवान को लेके, रूढ़िवादियों को लेके, मेरे माँ बाप को झगड़ों को लेके, और उनका भगवान पे बिलीव होना, उनका ह्यूमनली गुरु माँ और उस पे वेट होना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब उसने वो एबी ने जब वो बोला कि अपने कॉन्सेप्शन का गॉड क्यों नहीं रखता, तो ये बर्फ पिघली। और दोस्तों, जैसे बिल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वहां पे विलियम डंकवर्थ सेल्सवर्थ मिले उनको। और बिल के पास इतने पैसे नहीं थे। ये जो हॉस्पिटल दिख रहा है ये रईसों के लिए था, जिनके रईसों को शराबी की समस्या थी, उनको छुड़ाने के लिए। तो ये अपना टाउन्स हॉस्पिटल, तो वहां पे जब बिल्कुल जाने के पैसे नहीं थे, तो उसकी बहन जो डोरोथी थी, जो शुरू में दिखाई थी, उसके हस्बैंड थे स्ट्रॉन्ग, उन्होंने उसको पैसे दिए थे, वो डॉक्टर थे पेशे से। और उनकी माँ एमिली, बिल की माँ एमिली, वो दोनों खर्चे करके उनको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एडमिट किया था। और जब वो बिल फिर भी नहीं सुधर पा रहे थे, तब विलियम डंकवर्थ सिल्कवर्थ, ये जो है हमारे विलियम विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर जो हैं, वो उसको बोला जाता है द लिटिल डॉक्टर हु लव ड्रंक्स। उन्होंने करीब 40,000 अल्कोहलिक्स के साथ काम किया। और उनका उनका तजुर्बा क्या था भाई? कौन डॉक्टर चाहेगा अल्कोहलिक्स के साथ काम करना? क्यों? अल्कोहलिक्स एक तो कंगाल होते हैं, फुक्कड़ होते हैं बिल्कुल, और उनका गारंटी नहीं है वो ठीक हो जाएगा, फिर पिएगा, फिर रोएगा, फिर मरेगा। तो ऐसे होपलेस कंडीशन वालों के 40,000 से ज्यादा पेशेंट्स के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन इसमें इसके पीछे भी उनका एक बैकग्राउंड, वो है बैकग्राउंड, जो हम चैप्टर नंबर 5 ये पासिटॉन में पढ़ते हैं। जब सिल्कवर्थ साहब की स्टोरी आती है, और वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ एक इन्वेस्टमेंट किया था, जो 1929 में जो शेयर मार्केट गिरा, उसमें वो भी सारा चौपट हो गया उनका। उनका भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं रॉक बॉटम हिट हुआ था, लेकिन बिना शराब के हुआ था। तो तब से वो पूरे तन मन धन से लग गए थे अल्कोहलिक्स के साथ में। और इसलिए हम उन्हें सेंट बोलते हैं, हमारे लिए भगवान है वो। क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर ओपिनियन लिखा है, उसमें उन्होंने उस बीमारी के बारे में बताया, फिजिकल एलर्जी के बारे में बताया दोस्तों। और वही जब लुइस, बिल की वाइफ, चौथी बार जब एडमिट कराने आई थी, और बिल हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर पे बेड पे लेटा था, नीचे लुइस को डॉक्टर विलियम डी सिल्कोट ने ये बताया था कि ये एलर्जी है, बार बार होती है, ऑब्सेशन है, बार बार आता है, इसके सामने मैं पावरलेस हूँ। वो यदि ये मानेगा तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, बिल वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में उसके पास तीन चीजें थी। एक तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जो कि एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, उसके जो स्टेप्स थे, सिद्धांत थे चार, वो थे ऑनेस्टी, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। दूसरा, उसका जो एबी दोस्त था, वो उसके लिए किताब लेकर आया था, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे अमेरिका साइकोलॉजी के फादर कहलाते थे उस समय, अभी भी हैं। वो हार्वर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के थे। द वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस वो पढ़ते थे। और तीसरा, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जो कि अपने आप में एक अल्कोहलिक्स के लिए ही डॉक्टर बने गए थे। अब ये देखो, ये तीनों चीजें बिल के पास हॉस्पिटल में थी। तो ये कहाँ से आई? ये ईश्वर ने कहीं और माध्यम से बना 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 के बिल के पास लेकर आया, एबी के रूप में, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ के रूप में। तब बिल को क्या हुआ? एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। उसको ऐसा लगा कि वो एक माउंटेन पे खड़ा है, वाइट लाइट आ रही है, और जो हवाएं चल रही हैं, कूल ब्रीज ब्लो हो रही है, स्पिरिचुअल ब्रीज, स्पिरिचुअल हवाएं चल रही हैं, उनको ठंड लग रही है एकदम, और सफेद लाइट है सामने। ऐसा उनको अनुभव हुआ। तो वो सीधा सबसे पहले उस डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला, भाई साहब,
ये क्या है, ये हेलुजिनेशन है क्या मेरे को? तो यार मैंने इस नो पे येलो कलर डाला है, क्यों? क्योंकि यही ऐसा समय था जब बिल की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। यदि डॉक्टर बोल देता अरे हेलुजिनेशन था यार, तेरे को बावड़ा हो गया कि चल जा लेट जा वापस, कुछ नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ आ जाता। लेकिन डॉक्टर ने बोला नो बिल, यू आर नॉट क्रेजी, तुम पागल नहीं हो, तुम ऐसे उछल कूद कर रहे हो, ऐसा कुछ बावड़े नहीं हो तुम। देयर हैज बीन सम साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इवेंट है यार, कुछ हुआ है स्पिरिचुअल तुम्हारे साथ। मैंने पढ़ा है इसके बारे में, अब इन्होंने बुक्स में पढ़ा है तभी तो बता रहे हैं ये। समटाइम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डू रिलीज पीपल फ्रॉम एल्कोहलिज्म। यार ये जो शब्द लिखे हैं ना, रिलीज फ्रॉम एल्कोहलिज्म से दूर कर सकते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ए कम्स ऑफ एज, पेज नंबर 63। उसमें नीचे एक नोट भी लिखा है, फुट नोट। और उसमें ये लिखा है सबको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, किसी को धीरे धीरे होता है, किसी को एकदम से हो जाता है। बिल को एकदम से हो गया था, जो एनलाइटमेंट आया था बिल के लाइफ में, ये वाला एनलाइटमेंट, ये बिल को एकदम से हो गया था। सोमेश को और बाकी भाइयों को धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन होता जरूर है यदि वो उस रास्ते पे चलता है। दोस्तों, तो बिल उस दिन से सोबर हो गया, और दिसंबर 11 को वो लास्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वहां से हॉस्पिटल से निकला दिसंबर 18 को। और ये जो रिसिप्ट है, यार मैं भी हॉस्पिटल जब एडमिट हुआ था, मैं भी जयपुर जाता हूँ तो वो डॉक्टर जो थे हमारे, जो नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी हैं, उनको मैं बोलता हूँ आप मेरे डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ हो साहब। और मैंने भी ऐसी पर्ची संभाल के रखी है। और मैं भी वो डॉक्टर के पास जाके एकदम से मुझे कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए नीचे लिखो, थ्री फोल्ड डिजीज लिखा है, ये मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। उसका सॉल्यूशन ही मुझे बताया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो साथ में लेके मैं भी हॉस्पिटल से निकला जैसे बिल निकला। और उसे 6 महीने खूब ट्राई किया। शैम शू मेकर, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के पादरी थे, और वो वहाँ पे जो ड्रंकर्स वगैरह के साथ ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग्स होती थी, वहाँ पे बिल गए। वो क्लेवरी हाउस में गए, वहाँ पे उन्होंने काफी लोगों के साथ बातें करी। जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ है, विलियम डी सिल्कवर्थ के देखा कि यार ये तो सही हो गया अभी। जो बंदा 4 बार हॉस्पिटलाइज हो गया था, होपलेस कंडीशन में था, अब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने से दारू नहीं पी रहा है। और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करी थी, तो विलियम सिल्कवर्थ ने बोला कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं तुम बात करो उससे। अब 6 महीने हो गए, लेकिन वो बंदा यार वो कह रहा है कि कोई सोबर ही नहीं हो रहा। बिल क्या बोल रहा है कि सोबर ही नहीं हो रहा। वो लुइस के पास गया, शाम को घर पे बैठे लुइस से बोलता है क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई सोबर ही नहीं हो रहा, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लुइस ने एक चीज बोली, अरे यार तुम तो सोबर हो ना 6 महीने से, और क्या चाहिए तुमको? फिर वो डॉक्टर के पास गया, विलियम डी सिल्कवर्थ के पास। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने बोला भाई, तुम ये वाइट लाइट हो रहा है, मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया, मेरे अंदर ठंडक आ गई, ये सब एक्सपीरियंस मत बताओ, तुम अपनी बीमारी का एक्सपीरियंस बताओ। बीमारी मतलब डिजीज का एक्सपीरियंस। आज भी सोमेश हो चाहे कोई और मेंबर हो, हम मीटिंग करते हैं, कोई नया भाई जुड़ता है, एक टॉपिक जरूर रखते हैं डिजीज का, क्योंकि उससे आइडेंटिफिकेशन मिलती है अभी शराबी को। बाकी को उससे कोई मतलब नहीं, विलिंगनेस क्या है, ये ये कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड क्या है, वो कुछ नहीं पता होता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं दूसरे हमारे जो को फाउंडर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट हॉलब्रुक स्मिथ, जिसको हम डॉक्टर बॉब के नाम से भी जानते हैं। और जब बिल 6 महीने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद, डॉक्टर ने बता दिया कि बीमारी का बताओ, तो बिल जब एकरॉन गए थे, एकरॉन अराउंड 750 किलोमीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, अहमदाबाद से मैं निकलूँ सूरत, सूरत से मैं जाऊँ मुंबई, मुंबई से जाऊँ पूना, पूना के आगे कोल्हापुर, इतना दूर जाऊंगा तब जाके वो एकरॉन की दूरी तय होती है। तो बिल अपने घर से इतनी दूर गए थे, और वहां जाके उन्होंने एक बिजनेस मीटिंग करी थी कंपनी के लिए। नौकरी करनी जरूरी थी, बिल के पास पैसे नहीं थे, कर्जे बहुत थे, तो घर भी चलाना था। तो वो जब वहां गए तो वो बिजनेस डील फेल हो गई, और बिल के पास पैसे भी नहीं थे ज्यादा, कुछ 10 सेंट्स थे उनके पास। और बिजनेस डील फेल हो गई, तो वो होटल में बैठे थे लॉबी में। अब ये जो होटल की लॉबी है, इसमें चॉइस थी उनके पास। एक तरफ था बार, जहां से खन खन गिलासों की आवाज आ रही है, ठहका ठहाकों की आवाज आ रही है, मस्ती गाने बज रहे हैं, धुआं उठ रहा है। और दूसरी तरफ था ये फोन। दोस्तों, ये फोन था, जो बिल के पास एक चॉइस थी कि मैं कहाँ जाऊं, या तो वहां घुसूं
ऑब्सेशन के साथ में, या फिर किसी भाई को ट्राई करूं? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको, हमारे डॉक्टर ओपिनियन में भी लिखा है, टू थिंग्स, दो चीजें बचा सकती है, एक तो एल्ट्रुइस्टिक प्लेन पे रहना है, दूसरा मुझे फेलोशिप में मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, मतलब स्टेप्स पे काम करना है और दूसरों के साथ काम करना है। तो उसने क्या किया ना, उसने वहां पे डिक्शनरी डायरेक्टरी जो थी, उसमें ऑक्सफोर्ड के एक पादरी हैं, रेवरेंड वॉल्टर टंग्स, उनका नंबर लिया, क्योंकि उनको पता है ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले हर जगह, हैकरॉन में भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, वहां पे भी ड्रंकर्स आते होंगे, उनकी समस्या होंगी, तो उनके पास कुछ होंगे नंबर। तो उन्होंने रेवरेंडर से नंबर लिए। तो ये अपने वॉल्टर टंग्स ने बिल को 10 नंबर दिए थे, 10 कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे जहां तक मुझे ध्यान है। तो 10 नंबर दिए थे, तो बिल ने पहला ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा ट्राई किया, नहीं उठाया, तीसरा ट्राई किया, भड़का दिया। ऐसे करते करते बिल ने जब 10वां नंबर ट्राई किया, वहां पे हैंड्रिटा सेवर्निंग मिली, और 10वां नंबर ट्राई करने से पहले उनको देखा कि ये कौन है, तो देखा ये वो डॉटर इन लॉ है, किसकी, वन ऑफ द फेमस फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ गुड ईयर टायर, रबर टायर के जो मालिक हैं, उनकी वो बहू है। और गुडियर टायर, वो जब शुरू में जब भ्रमण करते थे, स्टॉक के लिए रिपोर्ट लेते थे, तो उनकी लिस्ट में ये भी था कि यहाँ भी जाना है मुझे एक बार। लेकिन अभी ये मेफेयर होटल में एक्रोन से वो फोन किया उसको, मैडम को, हेनरीटा सेवर्लिंग को, वो बोला कि मैं एक शराबी हूँ, और मुझे एक कोई ड्रंकर, उस समय ड्रंकर बोलते थे, मुझे ड्रंकर से बात करनी है, आप जानते किसी को? तो उन्होंने बोले कि हाँ मैं जानती तो हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, एन स्मिथ, और वो एन स्मिथ का जो हस्बैंड है, वो बहुत शराब पीता है, वो डॉक्टर है और वो बहुत शराब पीता है। तो बिल ने बोला, मैडम आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे कि आप मेरा उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो प्लीज, मुझे जरूरत है उनसे मिलने की। तो देखो, आखिरी फोन नंबर लग गया, आखिरी फोन नंबर हैंड्रिटा सेबरलिंक से लगा। हैंड्रिटा सेबरलिंक से वो एन को बोला, एन ने अपने हस्बैंड को बोला, डॉक्टर बॉब को, कि भैया ऐसा फलाना फलाना आदमी आया है न्यूयॉर्क से, और वो कहता है कि तुमसे मिलना चाहता है, वो शराब के ऊपर बात करनी है उसको। तो डॉक्टर बॉब वही डिनायल मोड में रहते हैं, पहले तो मना कर दिया, बाद में हाँ बोला, क्योंकि वो मदर्स डे के दिन भी नीचे पड़े हुए थे, टेबल पे फ्लावर था, नीचे वो थे। तो उनकी वाइफ को मना नहीं किया उन्होंने, बोला ठीक है, मैं 10-15 5-10 मिनट मिलूंगा, ज्यादा नहीं टाइम है मेरे पास। तो अब मीटिंग कहाँ रखें? मीटिंग हैंड्रिटा सेवर्लिंग का जो घर है, ये वाला, यहीं पे वो मिले थे पहली बार, संडे 12 मई 1935 को। और यही दो सोफे थे, यहाँ पे वो जो 5-10 मिनट की बात हुई थी कि भाई ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5.5 घंटे के ऊपर दोनों की बातें हुई। और किस बात पे बातें हुई? बीमारी के ऊपर बातें हुई, समाधान पे नहीं हुई, डिजीज के ऊपर बातें हुई। बिल ने बताया, मैं ऐसे गिरा, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा हुआ। बॉब बोला, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, अरे सेम मेरे साथ भी हो रहा था, अरे ये तो सेम बैंकरप्सी मेरे पास भी आ रही थी, मेंटल ऑब्सेशन आया मेरे अंदर, फिजिकल एलर्जी जागृत हुई। डॉक्टर बॉब उसकी बात पहली बार समझ पा रहा था। तो डॉक्टर बॉब ने रियलाइज किया, आइडेंटिफिकेशन किया, जो सोमेश ने भी 7 मई 2023 में आइडेंटिफाई किया था, 23 साल बाद मुझे भी वही आइडेंटिफिकेशन मिली थी। जब मैं तड़प रहा था, बचूं कैसे इससे, मैं गुलाम बन चुका था, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। और बिल ने जब बॉब के साथ काम करना शुरू किया, अब वो होटल तो बहुत बड़ा था, बिल के पास पैसे नहीं थे, तो हैंड्रिटा सेबरलिंक ने उनको 2 हफ्ते के लिए एक जगह रुकवाया था, और उसका नाम था पोर्टेज कंट्री क्लब। वहां रुके थे वो 2 हफ्ते। वहां से वो एन और बिल बॉब के साथ स्टेप्स पे धीरे धीरे काम कर रहे थे, वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तो उस समय तो 6 ही स्टेप्स होते थे। तो वो डॉक्टर बॉब के, फिर बाद में, उसके बाद में डॉक्टर बॉब के घर चले गए, एकरॉन में। वहां पे डॉक्टर बॉब और एन रहते थे, और ये जो बिल थे वो उसके घर पे जाने लगे। अब डॉक्टर बॉब को जाना था एक कॉन्फ्रेंस में, कब? जून में। जून में जाना था। तो एकरॉन से वो भी 750 किलोमीटर दूर था, एटलांटिक सिटी। तो एटलांटिक सिटी में जाना था, तो बोले कि भाई जाना जरूरी है, मैं हर साल जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ। बोले जाओ। डॉक्टर को अकेला छोड़ दिया। बिल ने बोला था कि तुम अमेंड्स कर लो फिर चले जाना। डॉक्टर बाबू बोले, यार मैं अमेंड्स करूंगा, पागल हो क्या? डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई तुमसे, तुम्हारा ऑपरेशन करते समय मैंने शराब पी रखी थी, सॉरी मुझे माफ कर दो, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। मतलब इसी टाइप का कुछ बोला होगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। लेकिन वो बोले कि मैं बाद में करूंगा, वो मना कर दिया उन्होंने, और वो अमेंड्स नहीं किया उन्होंने, स्टेप वर्क्स पूरे नहीं किए, और वो
कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। यार वहां उतरते ही उन्होंने दारू पीनी चालू कर दी, और वहां पे खूब दारू पीते रहे टल्ली हो गए। और उसके बाद वो जब वापस आने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे, वो प्लेटफॉर्म पे पड़े रहे, लेटे रहे, गिरे रहे, शराबी की जैसे। वहां पे फिर एक नर्स ने उनको पहचाना, और नर्स और उसके हस्बैंड उसको अपने घर पे लेकर आए, अटलांटिक सिटी में। वहां से एन को फोन किया, उसकी वाइफ को, कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तो ऐसे ऐसे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, शराब के फुल नशे में। अब उस समय बिल और एन दोनों एकरॉन से अटलांटिक सिटी गए, बॉब को उठा के लेकर आए, वापस एकरॉन लाए, फिर उनको डिटॉक्स किया। और उनके उनके हाथ पैर फिर भी कांप रहे थे दोस्तों। और जब बिल वापस आए एकरॉन, तब उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करना था, जो ऑपरेशन उन्होंने पहले ही कमिट किया था कि मैं करूंगा। लेकिन वो 3 दिन में वो ऑपरेशन करने की डेडलाइन थी उनकी, लेकिन उनको नहीं हो रहा था। उनके हाथ तो जो वो पत्तियों जैसे हिल रहे थे, कांप रहे थे। तो जब वो एन और डॉक्टर मतलब बिल उनको हॉस्पिटल लेकर आए सुबह 9 बजे, तब बिल ने बॉब को एक बियर की बोतल दी। ये लो, इसे पियो, इसे पियो, तुम्हारी नर्वसनेस खत्म होगी, तुम्हारे नर्व नर्व जो है अंदर स्टडी होंगे, हाथ पैर नहीं कांपेंगे, और ऑपरेशन होगा। ऐसा कह के उन्होंने नाइफ और चाकू पकड़ा वो, और उन्होंने ऑपरेशन किया डॉक्टर बॉब ने। फिर बिल और एन वापस घर आ गए थे। डॉक्टर बॉब, रात को लेट नाइट हो गई, डॉक्टर बॉब घर ही नहीं पहुंचे। तो बिल को लगा एल है, फिर पी ली होगी उसने। लेकिन डॉक्टर बॉब पी नहीं इस बार। इस बार वो घर आने से पहले अपने जो भी क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने उधार लिए थे या जिनको उन्होंने हार्म पहुंचाए थे, उन सब से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग रहे थे वो। इस बार अमेंड्स किए उन्होंने। तो दोस्तों, ये डॉक्टर बॉब का रॉक बॉटम था, जब उन्होंने 100% सरेंडर किया। और 100% सरेंडर ही मुझे पहला कदम जब मैं करता हूँ, तभी मैं आगे आगे के कदम मुझे आसान लगने लगता है, और मैं वो चीजें कर लेता हूँ जिन चीजों से मैं दूर भागता था। और वही दिन था, दैट वॉज जून 10 1935। आज का दिन जून 10। तब ये दोनों भाई, भाई तो मतलब भाई बोल लो, भाईचारा बोल लो, तब ये दोनों बिल और बॉब सोबर हुए थे। और हम 1 से 2 हुए थे। तब हमारी हायर पावर बनी थी, पहली हायर पावर। क्योंकि सोमेश सोमेश को नहीं बचा सकता है, बिल बिल को नहीं बचा सकता है, बॉब बॉब को नहीं बचा सकता है। लेकिन बिल और बॉब जब जुड़ जाते हैं, सोमेश और राज जब जुड़ जाते हैं, तो एक हायर पावर आ जाती है वहां पे, जिसके कारण सोमेश भी बच जाता है, राज भी बच जाता है। तो सेम जब दो लोग मिलते हैं, आई कांट वी कैन, ये वी का प्रोग्राम है। जब वी होते हैं, जब हम दो या दो से अधिक मेंबर जुड़ते हैं, तब ये फेलोशिप का उद्घाटन होता है। इसलिए जब बिल सोबर हुए थे, तब फाउंडेशन डे नहीं बनाया। जब बॉब सोबर हुए बिल के साथ में, तब इसकी नींव रखी गई, फाउंडेशन रखा गया। और उसके बाद थर्ड मैन भी आया, बिल डी एकरॉन में भी ढूंढा उन्होंने। एकरॉन के जो हॉस्पिटल, सिटी सिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बॉब काम करते थे, वहां पे दूसरा बंदा मिला उनको, एक और बंदा मिला। वो बहुत ही अक्खड़ था, बहुत ही खड़ूस था। लेकिन उन दोनों ने स्टेप्स कर रखे थे, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ा। हमारा ट्रेडिशन 1 भी ये बोलता है, ट्रेडिशन 1 भी यही बोलता है कि पहले पहले मेरे मुंह से शराब की बदबू आती है, कुछ समय के बाद मेरे मुंह से शराबीपन की बदबू आती है। तो जब डॉक्टर बॉब और बिल उस बिल डी से मिले, नंबर 3 से, जो जो अपने निकनेम से फेमस था, मैन ऑन द बेड, उनकी 12th स्टेपिंग करी। तो 12th स्टेपिंग क्या होता है? जब 2 मेंबर या 3 मेंबर एक नए मेंबर से मिलने जाते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हम अब कैसे थे और अब हम कैसे हैं। उसको एक आशा की किरण जगाते हैं कि भाई तू भी ठीक हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे समय निकला, बिल वापस न्यूयॉर्क आ गए। आके उनको लगा कि यार किताब पे काम करना है। फिर डॉक्टर बॉब से और बाकी लोगों से मशवरा किया, बोला, हाँ किताब लिखनी पड़ेगी। किताब, बिग बुक के ऊपर लिखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो उनका जो दोस्त था, हैंक पी हेनरी पार्कर, वो उसके पास गए। और ये जो देखो, ये बिल का घर यहाँ पे था, ब्रुकली में, और बिल यहाँ से ड्राइव करके जाते थे न्यूयॉर्क में।
ये ड्राइव करके जाते थे रोज, बिल जाते थे वहां पे जो 17 विलियम स्ट्रीट है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में हैंक पी का ऑफिस था। और हैंक पी ने अपना ऑफिस भी दे दिया था, अपनी सेक्रेटरी भी दे दी थी, अपना टाइप राइटर, टेबल, चेयर, सारा स्टेशनरी, फर्नीचर सब दे दिया था। तो बिल और रूथ हॉक वहाँ पे अपना टाइपिंग, बिल जो उसको बताता था रूथ हॉक को, रूथ हॉक टाइप करती थी, टाइप करके उसको प्रिंट देती थी। और बिल जो था उसको फिर करेक्शन करता था। और शुरू में जो ये 6 स्टेप्स थे ओरिजिनली, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप और बाकी जगहों से लिया था, उसके बाद वो 12, ये देखो, ये जो 6 स्टेप्स थे: एडमिटेड होपलेस, गॉट ऑनेस्ट, गॉट ऑनेस्ट विद सेल्फ, गॉट ऑनेस्ट विद अदर्स, मेड अमेंड्स, हेल्प विद हेल्प अदर्स विदाउट डिमांड, प्रे टू गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एज यू अंडरस्टैंड हिम। ये 6 स्टेप्स थे दोस्तों। और ये 6 स्टेप्स ऐसे ही, बिल एक बार लॉन में टहल रहे थे, टहलते टहलते उनको थोड़ा फेवरिश लगा, वो अपने रूम पे बैठे, अंदर बैठे, और अंदर बैठ के उन्होंने लिखे। और वो जब लिख के निकले, बाद में काउंट किया तो 12 कदम निकले। तो 12 कदम निकले, तो फिर 12 कदम निकल के वो, उनको लगा कि यार ये बिल्कुल सही, परफेक्ट कदम बने हैं, 1 से लेके 12 तक, ये बिल्कुल सही है। शाम को उनके घर पे, जैसे फेलोशिपिंग में आते हैं ना चाय पीने, वैसे 2 मेंबर आए उनके घर पे। एक हावर्ड ए, पुराने मेंबर थे, और एक नया मेंबर आया था। वो आए, उन बिल ने उनको बताया, देखो मैंने ऐसे 12 कदम लिखे हैं। वो हैरान हो गए, अरे भाई साहब क्या कर दिया ये, 12 कदम, 6 काफी थे, 12 क्यों कर दिए, और इसमें इतना गॉड गॉड क्यों भर दिया है, ये तुम डरा रहे हो पीपल को कि अब नी पे बैठो। उसमें पहले लिखा था कि डाउन ऑन योर नीज। बोले डाउन ऑन न्यूज का क्या मतलब होता है भाई, शॉर्ट कमिंग्स कौन निकालता है सारी, शॉर्ट कमिंग सारी निकालने के लिए कौन तैयार होता है। तो उन्होंने उसको मजाक में लिया और वो हंसने लग गए बिल पे, यार ये पागल हो गया क्या, तो ये सब क्या लिख रहा है 12 कदम। फिर वो बिल की वाइफ आई, कॉफी लेके, और सीधा बोला, रिलैक्स बिल, हैव अ कॉफी। वो सारी चीजें दूर हो गई, और बिल अपना काम चालू रखा। अब ये देखो, ये जो मैंने स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो यू लिखा है, यू की जगह वी कन्वर्ट किया उन्होंने काट के, ये सारे करेक्शंस किए बिल बुक में। बिग बुक में करेक्शंस करके उन्होंने फाइनल वर्जन निकाला। और फाइनल वर्जन जब निकला, तो ये हमारी बिग बुक छपी, क्योंकि वो बहुत मोटी थी उस समय। मोटे पन्ने थे, क्योंकि सस्ती में करनी थी, हमको पैसा नहीं था हमारे पास, फेलोशिप के पास। लेकिन दोस्तों, बिग बुक का चमत्कार देखो आप। हमारी फेलोशिपिंग का जो नाम रखा गया है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वो एक किताब के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे पहले किताब छपी, बाद में संस्था का नाम रखा गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और वो जब 1939 तक बनी, तब तक 5, 15, 40, 100 ऐसे हर साल बढ़ रहे थे मेंबर। लेकिन बिग बुक छपने के बाद वो 400, 2000, 8000, एकदम से ग्रोथ रेट बढ़ गया। और उसमें दूसरे काफी जो फ्रेंड्स ऑफ ए हैं, क्योंकि यार अभी मैं ढूंढता हूँ, मेरे को 40,000 मेंबर्स दिख जाते हैं इंडिया में, पूरे भारत में जाऊं तो। उस समय तो अमेरिका में ये 4 निकले, फिर 15 निकले, फिर 40 निकले, उसके अलावा कहाँ मेंबर्स थे। तो किसने हेल्प करी उनकी, किसने मदद करी, वही ईश्वर अपने रहस्यमय तरीकों से ऑलरेडी अलग अलग लोकेशन पे लोगों को बैठा दिया था। वो आएंगे, हम उसमें भी आएंगे बाद में। लेकिन दोस्तों, जब ये बिग बुक चली ना, तो ये पहले साउथ अमेरिका में फैली, साउथ अमेरिका में फैली। उसके बाद 1940 के दशक में पूरे धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलने लगी। और वो कब फैलने लगी, जब एक उनके जो रईस, उनका जो एक वेल विशर था, फ्रेंड ऑफ ए कह सकते हैं उसको हम, रॉकफेलर, उसने जब डिनर रखा था वहां से, वहां पे यूरोप और कई कंट्रीज से लोग आए थे, उन्होंने बिग बुक लेके गए। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने अलास्का जो है ना, अलास्का पे एक मैंने अलग कलर कलर किया हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे अलास्का की कहानी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जैसे अलास्का पहुंची कैसे बिग बुक। अब ये देखो, अलास्का जो है, ये एकदम, यू कैन से कि कनाडा, कनाडा के ऊपर का जो पार्ट है, वो वाला पार्ट है अलास्का। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, पॉइंट बैरो कहते हैं। बिल्कुल एकदम ठंडा टीप, वहां जा ही नहीं सकता कोई नॉर्मली आदमी तरीके से। और वहां पे जो था अलास्का में, दो खोजकर्ता थे, मतलब प्रोस्पेक्टर्स थे दो। वो खूब दारू पी रहे थे। वो किसी खोजबीन के लिए गए होंगे अलास्का में, खूब दारू पीते थे। दारू पीते पीते उनमें से एक आदमी, एक जो मेंबर था, वो भाई जो था, वो मरने जैसा हो गया, ठंड में जम गए बिल्कुल। और वो
ऑयल ढूंढ रहा था दूसरा जो था, कि भाई फ्यूल मिल जाए, फ्यूल मैं जलाऊं, जला के उसको, जो आदमी जम गया है उसको थोड़ा मैं ठीक करूं। तो फ्यूल तो मिला नहीं यार उसको। एक ड्रम के अंदर पानी जमा हुआ था, उसके अंदर एक ये लाल और येलो कलर की कुछ चीज दिख रही थी। तो उसने उसको खोदा, लाल और येलो क्या है, तो उसके अंदर बिग बुक निकली। अब बताओ कैसे रहस्यमय तरीके से बिग बुक उस अलास्का के लोकेशन पे पहुंच गई थी। तो यार उस एक मेंबर ने, वो बात अलग है, वो दूसरा आदमी भी जिंदा ही था, बच गया था, उसने ईंधन ढूंढ लिया था, लेकिन इस बिग बुक को सुखा के उस मेंबर ने पढ़ा, और पढ़ के उसने, वो सोबर हो गया एक मेंबर। बताओ। हम बोलते हैं स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, हम बोलते हैं कि हमको मीटिंग्स नहीं मिल रही है, मेरे यहाँ पे मीटिंग नहीं होती। यार वो अलास्का में कुछ था ही नहीं, एक बिग बुक थी और एक मेंबर था, वो पढ़ते पढ़ते वो सोबर हो गया किताब पढ़ के। और पढ़ने के बाद जो ग्रीनलैंड था, आइस बेस था, एयर बेस, ग्रीनलैंड के एयर बेस से रेडियो कनेक्ट करके मीटिंग कंडक्ट करता था। और दूसरे बाकी जो अलास्कन इंडिजियस पीपल थे, जो और शराबी से परेशान थे, उनको भी सोबर रख रहा था वो। तो ये चमत्कारिक रूप से काम नहीं हुआ तो कैसे कह सकते हैं हम कि नहीं हुआ कुछ भी। तो दोस्तों, उसके आगे देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि बिल की राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, बिल काफी किताबें लिखता था, उसमें काफी लोगों ने मदद भी की थी उसकी। तो ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब है, बिग एस बी सीजिट है, केम टू बिलीव है ना, डॉक्टर वुड वोल्ट टाइवर है, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन है, पास इट ऑन है, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट है। इसमें से यार मैंने भी ये जो कम्स ऑफ एज है, वो पिछले साल पढ़ी थी, एक ग्रुप में सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, उसमें मैं पढ़ते पढ़ते, ये स्लाइड्स आज के नहीं है, एक साल पहले की है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं मैं छतरपुर के रेलवे स्टेशन पे बैठ जाता हूँ, तो वहां पे भी स्लाइड बनाता रहता हूँ। कभी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे बैठा रहता हूँ, वहाँ स्लाइड्स बनाता रहता हूँ। कभी किसी गोवा में होटल के कमरे में बैठा होता हूँ, वहाँ स्लाइड्स बनाता रहता हूँ। मुझे बस वो फेलोशिप के अंदर, सर्किल के अंदर रहना है, तो वो किसी भी माध्यम से रहूं, तो मैं इस माध्यम से जुड़ के रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये लिविंग सोबर की बात करूंगा दोस्तों मैं। लिविंग सोबर बोलते हैं, शुरू में आता है जो भी नया मेंबर, उसके लिए वरदान साबित होता है दोस्तों। मैंने 2 साल बाद इसका इंडेक्स पेज देखा था, और उसके इंडेक्स पेज में शुरू के 29 चैप्टर्स तक कदमों की बात नहीं कही थी, वो उन टूल्स की बात कर रहा था, जो टूल्स मैंने 2 साल यूज करने के बाद पढ़े थे कि यार अरे ये तो मैं करता हूँ। वो कहाँ से मिले मुझे? वो आप मेंबरों से मिले मुझे। और ये जो लिविंग सोबर की जो बात बता रहा हूँ मैं, कि जो शुरुआती दौर में टूल्स काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, जरूरी नहीं है मैं पहले दिन से स्टेप वर्क नहीं करने लग गया था। मुझे मुझे करीब 15 महीने लगे थे, उसके बाद मैं कदमों पे आया हूँ और उसको जीना सीखा हूँ। ये तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। 15वां महीने में मेरी शराब दूर हो गई थी, लेकिन मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। दोस्तों, इसमें ये जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स हैं, इन्होंने भी काफी सहयोग दिया मेरी सोब्राइटी में। पैम्पलेट्स भी मैं पढ़ता हूँ। पैम्पलेट्स पढ़ने से एक क्लियरिटी आती है, एनोनिमिटी क्या है, स्पॉन्सर क्यों रखना है, और डिजिटल जो आजकल यूज हो रहा है उसको कैसे यूज करना है, क्या चीज रखनी है, ग्रुप क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें, मैं उसमें और बढ़ना है मुझे। तो ये एक चीज से कितनी सारी चीजें निकल गई, एक बिग बुक से कितनी चीजें निकल गई, एक मेंबर से कितने मेंबर्स ओवर हो गए, और एक फेलोशिप से कितनी फेलोशिप बन गई, वो आप बता दो। देखो, एल एन ऑन बन गया, एन ए हो गया, निका हो गया, एफ ए हो गया, फैमिली हो गया, सेक्स एडिक्शन हो गया, डेप्टर्स हो गया, गैम्बलर्स हो गया, और मैनी मोर, बहुत सारी हैं। और एक मेंबर, 2 मेंबर से कितने सारे मेंबर बन गए दोस्तों। उसके बाद एक चीज और है, फ्रेंड्स ऑफ ए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यार 100 मेंबर थे, बाकी किसने हेल्प करी उनकी? ये जो मेंबर्स थे ना, इसमें एक है फादर एड डाउलिंग, और एक है डॉक्टर सैम शूमेकर। फादर एड डाउलिंग जो थे, वो बिल के स्पिरिचुअल स्पॉन्सर कहलाते थे। उनको वो अपना मेंटर मानते थे, स्पिरिचुअल मेंटर मानते थे, और उन्होंने काफी उनको सहयोग दिया। और शैम शूमेकर जो थे, जो क्लेवरी चर्च शुरू में बताया था 6 महीने जाते थे वो, इनका बहुत बड़ा योगदान है 12 स्टेप्स बनाने में। और ये नर्स हैं, मैडम इग्निशिया, ये जो नर्स हैं, इन्होंने टोकन की, जो बोलते हैं ना, 90 डेज का टोकन, 60 डेज का टोकन, 1 ईयर का टोकन, 2 ईयर का टोकन, टोकन की प्रथा इन्होंने शुरू करी थी। और उस समय हॉस्पिटल्स में शराबियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, ये छुप छुप के शराबियों के साथ काम करती थी। उसके बाद उस हॉस्पिटल ने
उनकी ग्रेटिट्यूड में देखो, अपने वॉल वॉल पे सिस्टर इग्निशिया के बारे में कुछ शब्द लिखे थे और उनकी फोटो लगाई थी। तो यार, सही काम करने वाले को दुनिया ऑटोमेटिक सहारती है, लेकिन जो काम करता है ना, वो निष्भाव से करता है, तभी वो सक्सेस होता है। ये दो डॉक्टर की फोटो हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे थे, और उन्होंने भरे पोडियम में एल्कोहलिक्स के बारे में बताया था, और काफी सराहना की थी बिग बुक की। और इसमें से ये जो फॉस्टर कैनेडी हैं, उन्होंने कहा था कि ये झुंड प्रवृत्ति है, हर्ड इंस्टिंक्ट, जो भेड़ भेड़ एक साथ रहते हैं ना, झुंड में रहते हैं, बचे रहते हैं, उस तरह से बताया था हमको एल्कोहलिक्स को। उन्होंने देखा ये कैसे सोबर रहते हैं यार, एक साथ रहते हैं, क्या करते हैं ये, तो मीटिंग करते हैं। मेरी मम्मी भी परेशान हो जाती है, तू जाता है करता क्या है, कुछ दवाई लेता है या कुछ वो करते हैं? मैं, कुछ नहीं करते मम्मी, हम बैठ के बातें करते हैं। तो मेरी मम्मी भी ये कहती थी, बातों से कैसे शराब छूट गई तेरी, उनको भरोसा ही नहीं था। और एक 1940 में, जो मैंने बताया था, रॉक फेलर के घर पे खाना खाने गए थे, भोज भोज पे गए थे, डिनर पे गए थे, जिसके कारण वो बिग बुक, उनको लगा कि बहुत मोटा धन देगा हमको, ये बहुत बड़ा ये समाज सेवक था। लेकिन इसने कुछ पैसा नहीं दिया, बल्कि इसने बोला कि ये बिग बुक जो तुम बेच रहे हो, उसमें हमको रिबेट करके सस्ते में दो। बिल को बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा डिप्रेशन में आ गया था बिल उस समय। लेकिन वो उसने बोला कि ठीक है, हम देंगे आपको। और वही काम कर गया, जो दुनिया में अलग अलग लोग आए थे, वो सब उसकी किताब लेके गए और वहां पे प्रचार हो गया उनका। क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर जानते थे कि वो जो पैसा है ना, वो इनकी चीज को खराब कर देगी। कौन सी चीज को? स्पिरिचुअल चीज को। जॉन डी रॉकफेलर को पता था, स्पिरिचुअल और पैसा दोनों साथ नहीं आ सकते, जो हमारा ट्रेडिशन सेवन बना बाद में दोस्तों। और ये जो हमारे जो न्यूज़ रीडर्स थे, न्यूज़ पेपर्स लिखने वाले थे, इसमें सैटरडे इवनिंग पोस्ट के जो जैक एलेक्जेंडर थे, वो काफी खोजबीन करके लिखते थे, और उनके आर्टिकल काफी फेमस होते थे। उन्होंने काफी खुलासे किए थे, सनसनीखेज खुलासे वो किए थे उन्होंने अमेरिका में। क्योंकि उस समय अमेरिका बढ़ता हुआ अमेरिका था, डेवलपिंग कंट्री था, और उस समय काफी घोटाले होते थे। उन्होंने लगा कि यार, इसको भी मैं देखता हूँ। जब उन्होंने देखा, तो ये तो सही निकला चीज, गलत नहीं था कुछ भी इसमें। तो उन्होंने अल्कोहलिक्स पे लिखा। फिर नीचे फुलटन रोसलर है, उन्होंने अल्कोहलिक्स एंड गॉड लिबर्टी मैगजीन में छापा अपना इस पे। तो ऐसी चीजें हुई जिससे कि वो हंड्रेड्स में से निकल के थाउजेंड्स में आ गए नंबर। और एट द एंड दोस्तों, इसमें सबसे छोटी चीज जो मैं बताऊंगा आपको, कि बिल से बॉब हुआ, बॉब से बाकी मेंबर बने, और उनसे बनते बनते आज सोमेश और बाकी मेंबर्स आज यहाँ बैठे हैं, और हम लोग आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन हो बांट रहे हैं। तो ये आज ही का दिन था, 10 जून 1935, 91 ईयर्स पहले। प्रोग्राम सेम है। वाई? क्योंकि किताब एक है, 164 पेजेस चेंज नहीं हुए हैं, वही सेम प्रोग्राम है। सेम सोमेश तक आज भी पहुंचा है, जो वो शुरू में स्टार्ट हुआ था। और ये ईश्वर के रहस्यमय तरीकों से ही निकला है। और दोस्तों, इसमें नीचे देखो, ये एक लाइन बनी हुई, रेड लाइन, उसके नीचे जो फोटोज हैं, हैंक पी की फोटो है, जो बिल का बहुत बढ़िया दोस्त था, और ये नंबर 3 ए मेंबर था न्यूयॉर्क का। लेकिन इसने दारू पी ली। एबी थ्रेचर, जिसे बोलते हैं हम, बिल का स्पॉन्सर है, जिसने बिल को किचन में मैसेज दिया था, 6 महीने सोबर था वो, बाद में उससे भी दारू पी ली। फिर एक ये फुटबॉल प्लेयर था, सॉकर प्लेयर, सॉकर नहीं, वो रोलर प्लेयर, तो वो उसने भी दारू पी ली, है ना, हैमली ने। और ये एंड्री, लास्ट फोटो जो है एंड्री की, ये डॉक्टर बॉब की बेटी का हस्बैंड है ये, उसने भी दारू पी ली। तो आपके स्पॉन्सर चाहे कितने भी अच्छे हों, मुझे बिल की स्टोरी में दो वार्निंग दी गई हैं। एक पहले पेज पे, जो बिल को वार्निंग मिली थी, थॉमस थ्रेचर वाली, टॉम पे गया था वो, और वहां जाके उसने वो उसको वार्निंग को नेग्लेक्ट कर दिया था, कि वो ब्रिगेडियर ग्रेनेडियर जो मरा था। और वो सेम बिल की स्टोरी में लास्ट लाइन, लास्ट पेज पे, एक मुझे सोमेश को वार्निंग दी गई है। जब मालूम पड़ा कि बिल को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आया है, उसके पास एक एल्कोहलिक रहता था, उसने वहीं से कूद के आत्महत्या कर ली, मर गया वो। तो सोमेश को वार्निंग मिलती कि भैया सोमेश, तेरा स्पॉन्सर कितना अच्छा हो, तेरा ग्रुप कितना अच्छा हो, तेरी फेलोशिप कितनी अच्छी हो, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा, स्टिक टू विनर्स रहना पड़ेगा।
और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ रुक गई। मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में साफ साफ लिखा गया है, जो वो दूध में विस्की मिला के पी गया था जिम, उसमें साफ साफ लिखा है। क्यों भैया, क्या हो गया था? बोला कि सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा था, लेकिन मेरी आध्यात्मिक जीवन रुक गया था, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ रुक गई थी। तो सोमेश को वो नहीं होने देना है, सोमेश को कंटिन्यू चलना है, चाहे धीरे धीरे रेंग के चले, चाहे रो के चले, चाहे हंस के चले। चलना तो स्पिरिचुअल पथ पे ही है, एक ही बीम पे ही है। और मुझे भी आपके साथ ही चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। जो मुझे मिला है दोस्तों, वो मैं बांट रहा हूँ। तो मैं करीब 36 महीनों में 26 जगहों पे ट्रेवल कर चुका हूँ। तो अकेले में क्या करूँ? मैं यही सब बनाता था, लिटरेचर पढ़ता था, लिटरेचर ग्रुप में पढ़ता था, और वहां पे जो पैराग्राफ में मुझे अच्छा लगता था वो मैं निकाल निकाल के अपने पास इकट्ठा करता था। तो जैसे बिल और बॉब बन के फेलोशिप का आज हम बहुत बहुत आभार देते हैं, क्योंकि सिर्फ सोमेश नहीं, उसके साथ में अटैच्ड और कितने मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उन लोगों तक भी मैसेज जा रहा है। और उसकी लाइफ जो सही हो रही है, उसके साथ में मेरी लाइफ के साथ में मेरे परिवार की लाइफ, मेरे सोसाइटी की लाइफ, वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है आप सभी का, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। समय ज़्यादा लिया तो सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सोमेश भैया, वेरी वंडरफुल तरीके से आपने अपना